हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 3 सितंबर की वीडियो में। 3 सितंबर की वर्कशीट करने वाले हैं हम यहाँ पे, उसके सोल्यूशन करेंगे हम, जिसका नंबर 26 है और जो क्लास 10th के लिए है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हमारे पास 2 वर्कशीट्स होंगी, एक होगी सोशल साइंस की और फिर हमारे पास होगी इंग्लिश की। इस वीडियो में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही वर्कशीट्स के सोल्यूशन मिलेंगे। पहले हम एसएसटी इंग्लिश में करेंगे, फिर उसको हिंदी में करेंगे एंड फिर हम इंग्लिश पढ़ेंगे, जो कि दोनों में कॉमन है। तो चलिए टाइम ना स्टार्ट करते हुए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। वो इंडस्ट्रीज़ जो चीज़ें बनाती हैं, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी सेक्टर, जब आपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था उसमें जो सेकेंडरी सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसी में होता है, जब हम रॉ मटेरियल को यूज़ करके कुछ और चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। सो लोकल आइडियल लोकेशन फॉर एन इंडस्ट्री, अब बोला है अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एक आइडियल लोकेशन होनी चाहिए। अब आइडियल लोकेशन का मतलब क्या होता है, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए मुझे कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो मैं वो फैक्ट्री कहीं पे भी नहीं खोल सकती। कुछ हमारे पास कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो सब होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, नहीं पॉसिबल ना उसके अलावा। तो क्या आइडियल लोकेशंस हैं इंडस्ट्री की। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, अब मतलब ऐसा है कि भाई रॉ मटेरियल ईजीली मिल जाए। अब ऐसा हो कि मान लीजिए मुझे पेड़ से कुछ बनाना है, मतलब मुझे लकड़ी चाहिए और मैं बिल्कुल प्लेन्स में आके मैंने फैक्ट्री लगाई है, तो थोड़ा वैसा रह जाएगा। मान लीजिए कोयले से बनने वाली कोई चीज़ है, या मान लीजिए गन्ना से चीनी बनानी है हमने, तो चीनी की मिल आपने देखी होंगी कहाँ पे होती है, यूजुअली जहाँ पे गन्ना मिलता है वहीं होती है। रीज़न, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली मिल जाता है। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मान लीजिए कोई गाँव में मैंने कोई फैक्ट्री लगाई है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा मुझे, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग नो। सो दैट्स वाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए। प्रोडक्शन एट साइट, जो साइट पे मैं जो कॉस्ट लग रही है मेरी प्रोडक्शन की, वो कम होनी चाहिए। ठीक है। डिसीजन ऑफ लोकल फैक्ट्री एट साइट, मतलब ऐसा है कि लोकल फैक्ट्री वगैरह सारे के सारे डिसीजंस, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आगे, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इनका नेचर कॉम्प्लेक्स होता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। बेटा ये किस पे डिपेंड करती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल होना चाहिए, लेबर इजीली मिलना चाहिए, कैपिटल मिलनी चाहिए, पावर मिलनी चाहिए, मार्केट मिलनी चाहिए। इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस, मतलब एक जगह पे हमें सारे के सारे फैक्टर्स नहीं मिल पाते। So constantly manufacturing activities tend to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। तो या तो ऐसा होता है बेटा, वो आइडियल लोकेशन होती है, या तो easily मिल जाते हैं, या अगर नहीं भी मिलते तो हमें अरेंज हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन और कॉम्प्लेक्स इन नेचर, का नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, ये हमने पढ़ लिया था। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी चीज़ हम पढ़ चुके थे। सो कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस पे होनी चाहिए, जहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर्स है बेटा लोकली या तो अवेलेबल हैं, या तो हम उनको कम कॉस्ट में अरेंज कर सकें। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट, जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अर्बनाइजेशन फॉलो आता है। ठीक है। अर्बन मतलब रूरल एरिया मतलब गांव, अर्बनाइजेशन मतलब शहर आता है धीरे धीरे। समटाइम्स इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन नियर द सिटीज़ के आसपास रहती है इंडस्ट्रीज़। दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। अब इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो भाई शहर भी बसते हैं। ठीक है। सिटीज़ प्रोवाइड, मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। अब उसके बाद सिंपल सी बात बोला है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो अर्बनाइजेशन भी आता है। अब यार जब इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो वहाँ लोग रहेंगे तो शहर बसेगा तो उनके लिए क्या क्या चाहिए, उनके लिए बैंक भी चाहिए, उनकी इंश्योरेंस भी चाहिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, उनके लिए लेबर भी चाहिए, उनको फाइनेंशियल एडवाइस भी चाहिए। तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ उस पर एक तरीके से डिपेंड हो जाती हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। विच प्लेस इज़ सूटेबल फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़, कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए कौन सा प्लेस सूटेबल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर नंबर 1 है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ईजिली अवेलेबल हों।
चलिए नोट डाउन करिए इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडस्ट्रीज प्रमोट अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम सिटीज़ हाउ, मतलब बोला है वाइल इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अर्बनाइजेशन को प्रमोट करती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ हमारी सिटीज़ को भी बेनिफिट करती हैं। बताना क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर है सेकंड का। सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारी की सारी चीज़ें। इससे नोट डाउन करिए जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज़ मार्केट अवेलेबिलिटी हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। बताइए जो मार्केट अवेलेबिलिटी होती है वो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में कैसे हेल्प करती है। तो इसका आंसर ये है कि जो मार्केट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी कंट्री के लिए या इंडस्ट्री के लिए। यह लोगों को हेल्प करती हैं चीज़ें खरीदने में, बिज़नेस क्रिएट करती हैं लोगों के लिए और ट्रेडर्स के लिए, प्रॉफिट देती हैं गवर्नमेंट को, और इस तरीके से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। चलिए, if you want to set up an industry then which two things will be taken care of the most and why। अगर मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो कौन सी दो चीज़ें होंगी जिनका आप ध्यान रखेंगे। तो हमें तो 4 दे रखी हैं यहाँ पे, आप कोई सी भी 2 लिख लीजिए, ठीक है, कोई सी भी 2 जो आपको ईजी लग रही है आप उनमें से कोई 2 लिख लीजिए। तो आपका चौथे प्रश्न का आंसर है। तो आई होप आपको एसएसटी की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं आई तो हिंदी में भी सुन लो, दोबारा से समझ आ जाएगी। तो आज हम एसएसटी में पढ़ने वाले हैं विनिर्माण उद्योग। सेम टॉपिक हम पिछले क्लास में भी हम पढ़ रहे थे, पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा है। अब सबसे पहले हमारे पास है कि जब हम विनिर्माण उद्योग लगाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें एक उद्योग लगाने के लिए हमें एक आदर्श अव्यवस्थित स्थान चाहिए होता है। मतलब ऐसा है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम फैक्ट्री कहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले कच्चे माल की प्राप्ति, लागत ईजी हो। अब ऐसा नहीं है कि भाई रॉ मटेरियल मुझे तो यहाँ मिल ही नहीं रहा कच्चा माल और फिर मुझे ख़रीदना पड़ रहा है उसको बहुत महंगी कीमत में। उत्पादन की लागत, चीज़ें भी तो सस्ती बननी चाहिए। पता चले लेबर ही नहीं मिल रहा, मुझे लोग ही नहीं मिल रहे काम करने के लिए, तो उत्पादन बहुत महंगा हो रहा है। वितरण लागत, पता चले ऐसा है कि भाई गाँव में बना रही हूँ मैं किसी, बाकी सब चीज़ें तो मुझे वहाँ मिल गई लेकिन गाँव में बना रही थी मैं और वहाँ से मुझे बस नहीं मिली लेके आने के लिए, तो वितरण की लागत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उद्योग स्थापना का निर्णय, तो मतलब ऐसा है कि भाई जो उद्योग है उसके स्थापन का निर्णय क्यों लिया गया है, क्या रीज़न है उसके पीछे। चलिए, उपरोक्त प्रस्तुत उद्योगों की स्थापना के पीछे ज़रूरी स्थिति को बताता है कि भाई क्या क्या ज़रूरी है। अब बेटा जो उद्योग की स्थापना है वो कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी शक्ति का साधन, बाजार, इन सब पे डिपेंड करती है। हालांकि जो बेटा ये कारक है एक जगह मिलने संभव नहीं है। कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे सब चीज़ें मिला के कम दाम पे मिल जाती हैं। सो औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण भी होती है। आसपास सुविधाओं का वितरण होने लगता है। कई बार तो बाजार, यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति को देखते हुए उद्योग शहरों के नज़दीक लगाए जाते हैं। शहरी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने आसपास के उद्योग, अब सिंपल सी बात है, ऐसे है कि भाई जब शहर बन गया यहाँ पे तो भाई बाकी चीज़ें आई जाती हैं और फिर क्या होता है, सामूहिक बचत होता है हमारा। चलिए, पहला क्वेश्चन है उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन सा स्थान उपयुक्त है।
सो उद्योग की स्थापना के लिए वह जगह उपयुक्त होती है जहाँ इनमें से ज़्यादातर कारक हों। अब कौन कौन से कारक हों? ये फर्स्ट का आंसर है ये आपका। अगला पूछा गया है, उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं उद्योग शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं, कैसे? ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड है, उद्योगों का विकास में बाजार की उपलब्धता कैसे हमारी मदद करती है, सोच कर लिखिए। तो ये उसका उत्तर है, देश या किसी भी उद्योग के लिए बाजार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह महत्वपूर्ण सामान खरीदने में लोगों की मदद करते हैं। यह कई लोगों या व्यापारियों के लिए व्यवसाय बनाता है। यह सरकार को लाभ देता है और देश के विकास में मदद भी करता है। चलिए, चौथा प्रश्न है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो आप किन 2 बातों का ध्यान रखोगे? तो बेटा हमें तो 4 बातें पता है, 1 2 3 4। अब आप इन 4 में से कोई भी 2 लिख लीजिए, जो आपका मन करे, कोई भी 2 लिख सकते हैं आप। तो चलिए, एसएसटी की वर्कशीट हमारी आज यहीं पे ख़त्म होती है। इंग्लिश पढ़ेंगे। अब हम इंग्लिश की वर्कशीट शुरू करते हैं। चैप्टर पढ़ रहे थे हम, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी शुरू कर चुके थे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था इसके अंदर। हमने एक ट्रिकी के बारे में पढ़ा था कि जो ट्रिकी है एक डॉग होता है जिसकी मिस्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है और वो बहुत बीमार हो जाता है। और जो मिस्ट्रेस है बेटा, वो जो वेट होता है, वेटनरी सर्जन यानी कि जानवरों का जो डॉक्टर होता है, उसको बुलाती है, जिसका नाम होता है मिस्टर हेरॉल्ड। वो नरेट करते हैं पूरी की पूरी स्टोरी, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ, उस डॉग ने रिकवर कैसे किया, वो सब बताते हैं। तो अभी हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट है, उसको पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आगे क्या है इस चैप्टर में। सो मिसेस पेम्पेरी लव्ड हर पेट डॉग। उनको अपना डॉग बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। शी यूजुअली ओवर फेड हिम, लेकिन उसको ज़्यादा खिला देती थी। शी ऑल्सो हैड बीन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुडंट ईट, ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। वो बोला है कि भाई ऐसा है, उनको बहुत सारी चीज़ें खाने को दे रहे थे जो उसको नहीं खाने को देनी चाहिए थी, और धीरे धीरे वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया था, मोटा हो गया था। I try to sound severe. Now really means this. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. तो ये कौन बोल रहा है? ये मिस्टर हेरॉल्ड बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी और आपको एक्सरसाइज भी करानी पड़ेगी। अगर आप अपने दिल को नहीं समझाएंगे ना, अभी हार्ड नहीं करेंगे, कठोर नहीं करेंगे, तो भाई ऐसा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। सो मिसेस पेम्पेरी क्या कहती हैं, वेंग हर हैंड, ओह आई विल। कहती है ओह हाँ सर मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड अलॉन्ग द रोड। कहती लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस। मतलब ऐसा है कि बिल्कुल नई चीज़ करने को जा रही हैं जैसे वो। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्पेरी। कहते हैं ऐसा है कि भाई मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मिसेस पेम्पेरी को जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। अब लेकिन कॉल आ गया। मिसेस पेम्पेरी वॉज डिस्ट्रॉट, भाई बहुत घबराई हुई थी। ट्रिकी वुडंट ईट एनीथिंग, कहती कुछ खा ही नहीं रहा, उसने अपनी फेवरेट डिश भी खाने से मना कर दिया और उसने वॉमिटिंग भी करी है, मतलब उल्टी भी करी है। वो पूरा का पूरा दिन अपना रग पे बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर पाया वो। और I had made my plans in advance. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो डॉक्टर हेर क्या बोलते हैं, कहते हैं ऐसा है भाई, ऐसा है अब तो भाई इसको कम से कम, ये जो फोर्टनाइट लिखा हुआ मतलब 2 हफ्ते, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते के लिए इसको तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकता है ये। पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, मतलब उनको लगा कि बस। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन वो मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल अपनी बात पे डटा रहा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। वो बहुत बीमार हो गया था, यही अकेला तरीका था उसको सेव करने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वो क्या बोला कि यही करना पड़ेगा।
आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। बोला मैंने मार्च किया और ब्लैंकेट में मैंने उसको लपेट रखा था। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, जाने लगा मैं। एज आई मूव ऑफ डट में जब मैं आगे गया, मिसेस पेम्परी विद अ डेस्पायरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोच थ्रू द विंडो। और जब मैं जाने लगा तो मिसेस पेम्परी ने क्या किया, उन्होंने एक बिल्कुल भर के मुझे कोट पकड़ा दिए विंडो से अंदर डालते हुए। और आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मैंने देखा मिरर की तरफ जब मैं आगे बढ़ने लगा, सारे के सारे रो रहे थे। और ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल ग्रास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। कहते हैं ऐसे बेचारे मैंने उसको पुचकारा, मैंने उसके सर पे हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पूँछ हिलाई। पुअर लेडी लैड, वो कहता है कि भाई, वो कुत्ते के लिए बोलता है कि आई सेड यू हैवेंट अ किक इन योर बट आई नो आई अ क्योर फॉर यू। कहते हैं ऐसा है कि भाई तुम्हारी जीभ पे तुम्हारी लगाम नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें ठीक करना जानता हूँ। अब हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा ट्रिकी के बारे में, कितना ग्रीडी डॉग था वो, और उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो उससे भी ज़्यादा थी। उसके बाद वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर, क्यों ट्राई करता है वो साउंड सीवियर होने का? तो बेटा, द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर एज ही वॉन्टेड मिसेस पेम्परी टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड टेक हिज इंस्ट्रक्शन सीरियसली। मतलब वो समझें कि कितनी मुश्किल वाली घड़ी है ये, और सीरियस लें उस बात को। फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए थी एडवाइस? थी मिसेस पेम्परी के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रिकी क्या हो रहा था, उसको इतना खिला रहे थे कि वो बीमार पड़ रहा था। फिर है वे वॉज द स्पीकर गोइंग इन विद होम, तो स्पीकर कहाँ जा रहा था? स्पीकर ट्रिकी को अपने साथ लेके जा रहा था हॉस्पिटल, अपनी कार के अंदर। वाई वॉज एवरीथिंग इन टेयर्स, क्यों टेयर्स में थे? क्योंकि सब ट्रिकी को पसंद करते थे, वो बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था, पुअर कंडीशन में था, और इसके बावजूद उसको उनसे दूर रहना पड़ रहा था। इस वजह से वो सारे के सारे लोग रो रहे थे। टू whom and why did the speaker said the poor lad? poor lad किसको कहता है वो स्पीकर? तो स्पीकर poor lad कहता है लिटिल डॉग ट्रिकी को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में दिख रहा था। What cure did the speaker know? स्पीकर को कौन सा क्योर पता था? तो जो स्पीकर था, स्पीकर न्यू दैट द ओनली क्योर वॉज द, उनको सिर्फ अकेला उपचार यही था कि वो ट्रिको को घर से बाहर ले जाए और हॉस्पिटलाइज कर दे, 2 हफ्तों के लिए कम से कम, और ऑब्जर्वेशन में उसको रखे। अब हमारे पास वर्ड्स हैं, उनका पैसेज में से उनका मीनिंग हमें ढूंढ के लिखना है। पहला तो है सीरियस। सीरियस का मतलब क्या होता है? सीवियर। प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज और डाइट, इसको बोलते हैं फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, मैंने बताया था, इसको बोलते हैं स्मून्ड। लिस्टलेस तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। एक्सट्रीमली वरिड, डिस्ट्रॉट। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स बताया था, फोर्टनाइट को बोलते हैं। अब आपको ऑपोजिट बताने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हार्डन का मतलब क्या होता है? हार्ड, कठोर, और इसका ऑपोजिट होता है सॉफ्ट। चेयरफुल का क्या होता है? मैरी या डिस्पेयरिंग। तो ये हमारी आज की वर्कशीट हो गई। हम आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब चीज़ें। नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आया तो। चलो कल मिलेंगे अब हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।